हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम हमारे जो केमिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं उसके आपके क्रम से ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री में पदार्थ वाला टॉपिक दिया था। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहले हमने ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं पर बनने वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस सेट में आपको जो रासायनिक आधार पर तत्व जो आपके पदार्थ के प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस पर क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक दिया गया है उसमें पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस सेट 3 में हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा पृथक्करण की विधियां क्या कहलाती हैं। तो बहुत सारे जो अवसादित या अवांछनीय जो पदार्थ हैं वो सही पदार्थों में प्रविष्ट कर जाते हैं, तो इनको हटाने के लिए ही इन पृथक्करण की विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप डिटेल वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे पृथक्करण की विधियां लगभग वहाँ पर हमने 18 से 20 विधियों के बारे में आपको बताया है और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बताया हुआ था। तो पहले आप वो वाले वीडियो सभी देख लें, इसके बाद ये क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरा एनालिसिस देते हैं ताकि आपका यहाँ यदि इर्द गिर्द क्वेश्चन बने तो आप आसानी से आंसर लगा पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, हवा के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। कहा है हवा के झोंकों, या कह देंगे पवन के द्वारा, या फिर वायु के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को, मान के चलिए कि आपके पास में अनाज के दाने हैं। ठीक है, मान के चलिए गेहूँ आपके पास में है और इस गेहूँ में एक गेहूँ क्या हो गया, भारी अवयव हो गया आपका, और इसमें कुछ हल्के अवांछनीय पदार्थ, जैसे मान के चलिए इसमें भूसे मतलब भूसा इसमें मिला हुआ है। तो गेहूं से भूसे को अलग करना है तो आपने देखा होगा अक्सर गांव में उड़ावनी करते हैं। ठीक है, उड़ाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है वो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका निष्पावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए यहाँ पर, हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे निष्पावन कहते हैं। ज़्यादातर किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग किया जाता है। जैसे चावल से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, तो निष्पावन। जैसे कह देंगे गेहूं से आपके भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहा है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कणों को किस विधि से पृथक करेंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो पकाने से पहले जो दालें होती हैं इसमें कुछ भूसे या अन्य धूल के कण इसमें प्रविष्ट होते हैं, तो इनको हटाना है। तो क्या करते हैं हम, हस्तचयन अर्थात हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं, मतलब सेपरेशन बाय हैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इस विधि के द्वारा अनुपयोगी अवयव को हाथ से चुनकर बाहर निकाल लिया जाता है। इस विधि से दाल, चावल आदि को साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भवन निर्माण की प्रक्रिया में रेत से कंकड़ और पत्थर को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो जब भवन निर्माण करते हैं तो जो रेत होती है, रेत में अतिरिक्त पदार्थ जैसे कंकड़ भी होते हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, तो इनको हटाते हैं, तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। इसी को छानना कहते हैं। क्या कहते हैं, छानना। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, चालन अर्थात सेपरेशन। इस विधि में छोटे या बारीक एवं मोटे अवयवों को पृथक किया जाता है। मतलब छोटे जो रेत के कण होते हैं, जो बारीक होते हैं, इसमें कुछ मोटे अवयव जैसे कंकड़ पत्थर प्रविष्ट कर जाते हैं, तो इसको हटाना है। तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे, चालन विधि। इस विधि में छन्नी का उपयोग विशेष रूप से होता है। जैसे आटा होता है तो आटे से चॉपर को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वो भी आपकी चालन विधि ही होती है। ठीक है, आटे में जो चॉपर होता है, मतलब कुछ बड़े कण रह जाते हैं उसको हटाते हैं। रेत से कंकड़ पत्थर को अलग करना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। आटे से चॉपर को अलग करने की विधि कहलाती है तो चालन विधि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे। तो यहाँ पर 3 विधियाँ इम्पोर्टेंट होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निस्तारण एवं निस्यंदन। तो ये जब तक नहीं कर सकते निस्तारण और निस्यंदन, जब तक आप फर्स्ट विधि का उपयोग नहीं कर लेंगे, जिसे अवसादन कहते हैं। ठीक है, अब ये अवसादन क्या होता है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है अवसाथन, इसी को कहते हैं तलघटन। तो इस विधि में ठोस एवं द्रव्य के मिश्रण को, ठोस और द्रव्य मतलब यहाँ आप एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दें। मान के चलिए जल है, तो जल आपका क्या है, द्रव्य है, और जल में कुछ अशुद्धियाँ हैं ठोस रूप में, मान के चलिए कंकड़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठोस और द्रव का मिश्रण। इस मिश्रण को कुछ समय के लिए हम इस तरह छोड़ देते, मान के चलिए जल में कुछ कंकड़ मिले हुए हैं, तो इस मिश्रण को हम कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा, कंकड़ ठोस हैं मतलब बड़े कण हैं, तो ये तली में बैठ जाएंगे। जब मिश्रण स्थिर रहेगा तो ठोस घटक नीचे बैठ जाएंगे और द्रव घटक मतलब जो जल है वो ऊपर आ जाएगा। आपने नदियों में देखा होगा कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो तली में बैठे रहते हैं और जल ऊपर से बहता रहता है। तो ये तो हुआ आपका अवसाधन। ठीक है, फिर दिया है दूसरा निस्तारण या निथारना। इस प्रक्रिया में जो अवसादित मिश्रण है, अवसादित का मतलब इसमें से ठोस अलग हो गए और द्रव पदार्थ अलग हो गया, तो अवसादित मिश्रण के द्रव को, जब जो द्रव है उसको हम हिलाएंगे नहीं बल्कि बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं और आपके ठोस पदार्थ को अलग कर लेते हैं और द्रव को अलग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निस्यंदन, जिसे छानना कहते हैं। इस विधि में निस्तारित, जो निस्तारित मिश्रण हमने अलग कर लिया है, द्रव अलग कर लिया है, इसको छन्नी से छान करके शुद्ध कर लेते हैं यानी साफ कर लेते हैं। तो यही कहा गया है कि रेत और जल के मिश्रण को, तो रेत अलग हो जाएगी और जल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेत और जल का मिश्रण दिया है, तो रेत और जब जल मिलता है तो जल जो है वो द्रव है और रेत आपकी ठोस होती है जो कि तली में बैठ जाती है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अवसादन करेंगे, मतलब जल को अलग कर लेंगे और आपकी रेत को अलग कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्रम जो है फिर जो निस्तारण होता है। ठीक है, तो निस्तारण में क्या करते हैं, जो अवसादित मिश्रण है इसमें से जल को अलग करेंगे और फिर निस्यंदन मतलब शुद्ध जल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे, तो निस्तारण और निस्यंदन के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, चाय में से चाय पत्ती को या जूस में से रेसे को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका निस्यंदन होगा, क्योंकि चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है तो जो चाय पत्ती है वो ऊपर तैरती रहती है और आपकी जो चाय जो द्रव पदार्थ है वो तली में रह जाता है। ठीक है, तो इसको हटाना है, तो इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छन्नी से छान करके अलग किया जाता है। चाय में से चाय पत्ती को, जूस में से रेसे को और पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कण को छाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, पूछ लेता है कि आपके किसी कपड़े पर दूध को उड़ेला जाता है तो जो मलाई वगैरह होती है वो ऊपर रह जाती है और जो आपका दूध होता है वो नीचे चला जाता है, किस विधि के द्वारा, तो वो भी आपकी निस्यंदन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ना कह के आपसे गाहना कह देंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखेंगे थ्रेसिंग को ही गाहना कहा जाता है। अब क्या है इस विधि में, इस विधि के द्वारा अनाज के कणों को उनकी डंडियों से, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि किसान अपने खेतों में गेहूं की डंडियों से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपकी थ्रेसिंग विधि ही होती है। इस विधि से अनाज के दानों को अलग करने के लिए या तो हाथ से पीटा जाता है, यदि थोड़ी मात्रा में अलग करना है तो हाथ का उपयोग कर लेंगे, लेकिन यदि बहुत अधिक आपके अनाज हैं तो उसके लिए थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है, तो वही आपकी निस्यंदन, जो चाय में से चाय पत्ती को अलग करना, ठीक है, और आपके रेसे को अलग करना, दूध में से पनीर को अलग करना, तो ये सारी विधियां आपकी निस्यंदन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्र के जल से नमक को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र के जल से नमक को वाष्पन विधि, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। इसकी अन्य उदाहरण भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कहेंगे धूप में कपड़े के सूखना किस विधि पर आधारित है, तो वो भी आपके वाष्पन विधि पर ही आधारित है। ठीक है,
तो ये क्या कहलाता है? वाष्पन। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पहले गर्म करते हैं, जिससे द्रव जो होता है, जैसे जल है, इसको यदि हम गर्म करें तो भाप बन करके उड़ता है और ठोस चीज़ें जो हैं वो शेष रह जाती हैं। तो समुद्र के पानी से नमक इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप याद रखेंगे वाष्पीकरण। यदि आप बहुत ही डिटेल से और अन्य एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है और सारे टॉपिक वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको करा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है तेल से मोम, डीजल, पेट्रोल आदि को अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो ये आपका कहलाता है प्रभाजी आसवन। यहाँ पर देखिए क्या कहलाता है प्रभाजी आसवन। इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। इस प्रकार की विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु पर आधारित होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं हम कि आपका गलनांक क्या कहलाता है, आपका हेमांक क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक क्या कहलाता है, आपका संगणन बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख लें, फिर आप आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। इस प्रकार के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि को अलग किया जाता है। तो पूछता है कि आपके मिट्टी के तेल को पृथक करने की विधि कौन सी कहलाती है? तो वो प्रभाजी आसवन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। दिया है ठोस पदार्थों में बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तित होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती? तो यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम कभी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो इसको कहाँ बदलना चाहिए? द्रव में। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठोस पदार्थ सीधे द्रव में ना बदल करके सीधे कहाँ पर पहुँच जाते हैं? गैस अवस्था में पहुँच जाती हैं, और यह प्रक्रम आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है या फिर कौन सा एक उदाहरण है? तो क्या कहलाता है ऊर्ध्वपातन? देखिए, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना चाहिए और उसके पश्चात गैस अवस्था में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर भी द्रव अवस्था में आने के बदले वो सीधे कहाँ? वाष्प में परिणत हो जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करते हैं तो पुनः यह ठोस अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातिज पदार्थ कहलाते हैं, और यह सारा प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब क्वेश्चन देता है, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कपूर, एक ऑप्शन में दे दिया कपूर, दूसरे में दे दिया नेफ्थलीन, तीसरे में दे देगा अन्य ऑप्शन, चौथे में दे दिया अमोनियम क्लोराइड, और कहेगा बताइए कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो आपको याद रखना है, ऐसे पदार्थ आपके कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सारे आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। कपूर आपका ठोस अवस्था में होता है, जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो इसको द्रव में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये द्रव में परिणत होता ही नहीं। सीधे कपूर को जलाते हैं तो एक गैस बन जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से नेफ्थलीन होता है, इसको जलाएंगे तो ये ठोस है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सारे आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो वाष्पीकरण की विधियां हैं, पृथक्करण की विधियां हैं, पदार्थों को किस तरीके से पृथक किया जाता है, यहाँ से अक्सर आपके क्वेश्चन बनते हैं और एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य जो विधियां हैं, क्वथनांक, गलनांक वगैरह, इनसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गलनांक होता है तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। ठीक है, फिर द्रव का ठोस में बदलना, इस तरीके से। तो ये सारी विधियाँ आपको डिटेल वाले वीडियो में करा रखी हैं, तो आप पहले उनको देख लें, और फिर जितने भी क्वेश्चन आपको कराते हैं तो आप सारे क्वेश्चनों के आंसर आसानी से फिर यहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें, और यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।